हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों। कल अपना टॉपिक रहा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन ने तंत्रिकाओं का जो वर्गीकरण था उसके बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद अपन ने कहा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो अंग आते हैं, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। आज अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले मानव मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में अपन देखें दोस्तों। मानव मस्तिष्क है ये यानी हड्डियों से घिरा रहता है, क्योंकि ये अत्यंत मुलायम होता है और ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, जो मानव मस्तिष्क है उसके आकार के अंदर बात करूं तो इस प्रकार से ये आकार इसका रहता है। यहाँ से वापस आगे जुड़ जाएगा मेरुरज्जु वगैरह, इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। ये मानव का जो मस्तिष्क है। अब मानव के मस्तिष्क के अंदर मुख्यतः पॉइंटों की बात करें दोस्तों, तो मानव का मस्तिष्क है ये मान लो एक हड्डियों के अंदर हड्डियों का बॉक्स बना हुआ। इस हड्डियों के बॉक्स के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। हड्डियों का जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से यानी ये हड्डियों का बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर सुरक्षित रहता है। सिंपल सी बात मैं कहूँ, जैसे मान लो ये मस्तिष्क है, इसके चारों ओर हड्डियाँ हैं जिन्हें खोपड़ी कहते हैं। अब ये खोपड़ी होती है, ये क्या होता है दोस्तों? हड्डियों का एक कहने का मतलब अपन बात करें तो हड्डियों का एक ढांचा होता है, उस ढांचे के अंदर ये क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। अब मान लो इस ढांचे को कहा जाता है क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है। अब क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है, ये किसका बना होता है इसके बारे में देखें अपन। ये हड्डियों यानी अस्थियों का बना होता है, अस्थियों का बना होता है। क्रेनियम बॉक्स किसका बना होता है दोस्तों? अस्थियों का बना होता है। अब अपन बात करें कि ये हड्डियां होती है, इसके अंदर क्या रहता है? मस्तिष्क उपस्थित रहता है। इस हड्डियों के अंदर अपन बात करें दोस्तों तो मस्तिष्क उपस्थित रहता है। अब ये मस्तिष्क के बारे में बात करें तो मस्तिष्क के हड्डियां होती है, इस हड्डियों और इस मस्तिष्क के मध्य ये आवरण पाया जाता है। 3 प्रकार की क्या है? झिल्लियां पाई जाती है। इन झिल्लियों को मैं संयुक्त रूप से कहूं दोस्तों तो संयुक्त रूप से इसे कहा जाता है मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क का आवरण कहें या अपन इसको बात करें कि इसको अपन किस नाम से जाना जाता है तो ये है मेनिजेंस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आवरण है दोस्तों, ये 3 झिल्लियों का जो आवरण है, 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। इन 3 झिल्लियों का आवरण है, उस आवरण को अपन क्या कहते हैं? मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। अब ये झिल्लियां होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। झिल्लियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार के, डी, ए और पी। 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। इन्हें कहा जाता है ड्यूरा मैटर, इसे कहा जाता है एरेक नॉइड झिल्ली, इसे कहा जाता है पाया मैटर। यानी कहने का मतलब ये झिल्लियां हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और एक है पायोमेटर। 3 झिल्लियां होती हैं खोपड़ी व मस्तिष्क के मध्य। यानी मैं बात करूं जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क और इसके मध्य क्या पाई जाती हैं? 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। इन झिल्लियों के अंदर क्या रहता है? यहाँ खुला खुला, कहने के मतलब मैं बात करूं तो यहाँ खुला खुला क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। इस प्रकार से ये द्रव भरा रहता है। ये झिल्लियों के मध्य क्या रहता है? द्रव रहता है। इस द्रव को कहा जाता है मस्तिष्क का मेरु द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मस्तिष्क का मेरु द्रव कहा जाता है, या अपन कहें CHF कहा जाता है।
ये मस्तिष्क का मेरुद्रव है। ये अपने मात्रा के अंदर बात करूं कितनी मात्रा में होता है, ये लगभग 150 ml होता है। कितना होता है दोस्तों, 150 ml होता है मेरुद्रव। कहाँ उपस्थित रहता है, मस्तिष्क का आवरण यानी झिल्लियों के अंदर उपस्थित रहता है। अब देखें दोस्तों इनका कार्य क्या होता है। ये मेरुद्रव होता है, उसका कार्य क्या होता है, जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को क्या देना दोस्तों, मस्तिष्क को पोषण व उत्सर्जन की जो क्रिया है उस क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। वो किसका होता है दोस्तों, मेरुद्रव का होता है, जो मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होता है। 150 ml उपस्थित होता है। अब अपन बात करें दोस्तों कि जो ये ड्यूरामीटर है, ये अब इसके अंदर क्या आता है कि जो झिल्लियां है कि सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी है, सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, इसके बारे में पूछा जाता है। ड्यूरामीटर है ये सबसे बाहरी झिल्ली है और ये मध्य झिल्ली है और ये है भीतरी झिल्ली कहते हैं अपन, भीतरी झिल्ली, भीतरी या अपन कहते हैं आंतरिक झिल्ली। ये एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया है इन झिल्लियों से संबंधित कि मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूरामीटर। मस्तिष्क के सबसे आंतरिक झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है, पायोमीटर। प्रश्न ये आ सकता है मस्तिष्क की स्पर्श कौन सी झिल्ली होती है, पायोमीटर। खोपड़ी की स्पर्श कौन सी झिल्ली होगी, ड्यूरामीटर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मस्तिष्क को या मस्तिष्क की सुरक्षा करने का काम होता है। वो किसका होता है, इन झिल्लियों का होता है। बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षा पहुंचाने का काम होता है, वो किसका होता है, इन झिल्लियों का होता है। इन झिल्लियों के अंदर ये मस्तिष्क तैरता हुआ रहता है। मस्तिष्क बहुत मुलायम होता है, मुलायम मांसपेशियों से बना होता है, लेकिन इनके बाहर क्या होता है, झिल्ली होती है मस्तिष्क आवरण। फिर उसके बाद खोपड़ी होती है जो कठोर अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रेनियम बॉक्स कहा जाता है। इस प्रकार से अपना मस्तिष्क होता है वो सुरक्षित रहता है। अपन बात करें दोस्तों कुछ मस्तिष्क से संबंधित मुख्य पॉइंटों की बात करें कि मस्तिष्क से संबंधित क्या क्या पॉइंट हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं मस्तिष्क से संबंधित में बात करूँ। अब देखो मस्तिष्क के कुछ मुख्य पॉइंट है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। पहला पॉइंट है मस्तिष्क है, मस्तिष्क को कहा जाता है, मस्तिष्क को शरीर है, शरीर का क्या कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू भी कहा जाता है। मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। मस्तिष्क को शरीर का क्या कहा जाता है दोस्तों, सीपीयू भी कहा जाता है। उसके बाद देखें मस्तिष्क है, मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, शरीर के अंगों का राजा भी कहा जाता है। मस्तिष्क को शरीर के अंगों का राजा भी कहा जाता है। मस्तिष्क को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा, अपने बात करें तो मस्तिष्क है। उसके बाद देखा जाए मस्तिष्क है, मस्तिष्क का आयतन कितना है, मस्तिष्क का आयतन की बात करें तो वो आयतन है कितना, 1650 सीसी। और बात करें मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क का दोस्तों पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना है। मानव मस्तिष्क का वजन है वो कितना है, तो इसका वजन है वो कितना है, 1400 ग्राम होता है। औसतम होता है वो दोस्तों 1400 ग्राम होता है। वैसे महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है 1350 ग्राम और पुरुषों के लिए 1400 ग्राम। औसतम अपने 1400 ही मानते हैं, यानी 50 ग्राम का अंतर होता है महिला और पुरुष के अंदर। ये मस्तिष्क से संबंधित पॉइंट पूछे जाते हैं कि मस्तिष्क के शरीर का सीपीयू किसे कहते हैं, शरीर के अंगों का राजा किसे कहते हैं, शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये कितना था, 1400 ग्राम होता है। इसका क्या होता है, वजन होता है। ये मस्तिष्क से संबंधित अपने कुछ मुख्य पॉइंट
थे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क को अपन बात करें कि कितने भागों के अंदर विभाजित किया गया है। ये तो कुछ मुख्य पॉइंट थे। अब मस्तिष्क के अपन भागों के अंदर बात करें, मस्तिष्क के भागों के अंदर बात करें, ब्रेन के वर्गीकरण की बात करें तो मस्तिष्क को मुख्यतः मैं भाग बताता हूं, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो दोस्त भाग है सबसे पहले कौन सा है, अग्रीय भाग या अग्र मस्तिष्क कह दे, अपन भाग को कह देंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क एक इसका भाग है फोर ब्रेन। एक इसका भाग है दोस्तों, वो है मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन। एक है इसका पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क या हैंड ब्रेन। मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे बात करें दोस्तों, यह मस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क, इसके भी कुछ भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर मैं बात करूं, अग्र मस्तिष्क के भाग कौन कौन से, सबसे पहले आता है परम मस्तिष्क। इसका वर्गीकरण कर लेता है। इसके भी कितने भाग हैं दोस्तों, 3 भाग हैं। सबसे पहले आता है परमस्तिष्क, उसके बाद आता है इसका थैलेमस, उसके बाद आता है दोस्तों हाइपोथैलेमस, और मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं है। इसके अंदर क्या होते हैं, पिंड होते हैं, 4 पिंड है। उस पिंडों को कहा जाता है कॉर्पोरा, क्वाइडी, जेमिन। और इस मस्तिष्क है पश्चिम मस्तिष्क के, इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले हैं कौन सा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क एक इसका भाग आता दोस्तों पॉन्स वेरेलाइस या पॉन्स लिखते हैं। एक इसका भाग आता है वो कौन सा है, मध्यांश या मेडुला ओब्लांगेटा। ये मस्तिष्क के भाग है। मस्तिष्क को 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये तो थे मस्तिष्क के क्या है भाग, मुख्यतः 3। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके ये मुख्यतः भाग हैं। अब एक एक की अपन बात करें कि इनके क्या क्या कार्य रहते हैं। तो दोस्तों बात करें, सबसे पहले अपने आता है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क के अंदर अपन बात करें, परमस्तिष्क है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, परमस्तिष्क है। यह लगभग मस्तिष्क का 80 से 85% भाग कौन बनाता है, परमस्तिष्क। यानी परमस्तिष्क होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 80 से 85% अकेला कौन है, परमस्तिष्क होता है। अब परमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, परमस्तिष्क का मैं बात कहूं, परमस्तिष्क जितना
पर मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा होगा उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता भी अधिक होगी। यानी प्रमस्तिष्क का आकार यदि बड़ा होगा दोस्तों तो उसके व्यक्ति के अंदर क्या होगी, जो बुद्धि है वो भी अधिक होगी, क्योंकि ये बुद्धि का केंद्र, ज्ञान का केंद्र कहलाता है प्रमस्तिष्क। जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का केंद्र कौन कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। यदि मान लो इसका आकार अधिक होगा तो उसमें सोचने समझने की शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए तो कहते हैं कि पहले तो अपने क्या होता था, जो पुराने समय में लोग थे, जैसे बच्चे का जन्म होता था उस समय यहाँ से दबाना शुरू कर देते थे छोटे बच्चे के, और प्रमस्तिष्क का आकार घटा देते थे, प्रमस्तिष्क का आकार कम कर देते थे और पीछे वाले आकार बढ़ जाता था, मध्य मस्तिष्क बढ़ जाता था, पश्चिम मस्तिष्क, तो उसमें सोचने समझने की शक्ति कम होती है। फिर वो धीरे धीरे प्रयास करता है तो बढ़ भी जाती है, अलग बात है, लेकिन शुरुआत में कम होती है। यदि प्रमस्तिष्क बड़ा होता है तो उसको सोचने समझने की शक्ति होती है वो शुरू से भी अधिक होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रमस्तिष्क का आकार है वो अधिक होगा तो उसमें सोचने समझने की जो शक्तियाँ होगी दोस्तों वो शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। जितना आकार अधिक होगा उतना ही क्या होगा, बुद्धि अधिक होगी। तो मैं कह सकता हूँ, और प्रमस्तिष्क है उसको क्या कहा जाता है, ज्ञान व बुद्धि का केंद्रक कहा जाता है। प्रमस्तिष्क को ज्ञान व बुद्धि का क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रक भी कहा जाता है, ज्ञान व बुद्धि का केंद्रक। उसके बाद अपन देखें सोचने समझने, तर्क, विचार, तर्क है, विचार है, सोचने समझने या चिंतन, स्मरण यानी याद रहना, यादाश्त होती है, यादाश्त भी लिख सकते हो, या यादाश्त, ये सभी जो होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा नियत होता है। किसी को याद कम रहता है, अधिक रहता है, वो तो एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अपन सोचते याद नहीं होता तो होगा भी नहीं, कहते याद कर लेंगे तो हो भी जाता है, वो मनोवैज्ञानिक का कारण है। बाकी थोड़ा बहुत अंतर होता है वो प्रमस्तिष्क के कारण होता है। अपन सोचने समझने की शक्ति, जैसे मान लो किसी ने कह दिया, कोई मान लो गणित का प्रश्न दे दिया, अपन रीजनिंग का प्रश्न दे दिया, कुछ लोग जल्दी से सोच कर लेते हैं, कुछ सोचने में टाइम लगता है, तो ये सब प्रमस्तिष्क का खेल है। प्रमस्तिष्क अधिक चलता है, बड़ा है आकार में, तो क्या होता है, कार्य जल्दी करता है, और प्रमस्तिष्क का आकार कम है तो सोचने समझने की शक्ति भी क्या होगी, कम होगी, तर्क करने की शक्ति भी कम होगी, चिंतन करने की, समझने की, यानी यहाँ तक भी बोलने की भी शक्ति क्या होगी, बोलने का कार्य भी कौन करवाता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तर्क शक्ति वगैरह ये सब किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क के द्वारा था। प्रमस्तिष्क का आकार अधिक होगा तो अपन सोचने समझने की शक्ति भी अपने पास क्या होगी, अधिक होगी। प्रमस्तिष्क होता है, इसका भी आकार में बात करूं कि इसका समय भी निश्चित होता है। जैसे मान लो अपनी आयु 25 से 35, कहने का मतलब अपन मैं बात कर लूँ सिंपल सी, कि जैसे मान लो अपनी आयु है वो 25 से ऊपर जाएगी, 25 वर्ष से अधिक हो जाएगी, 25 वर्ष के बाद ये प्रमस्तिष्क का आकार होता है ये घटना शुरू हो जाता है, और लगभग क्या होता है प्रति वर्ष 25 से 35 ग्राम ये क्या होता है, कम होता रहता है, ये आकार कम होता रहता है। यानी जितना दिमाग 25 वर्ष से पहले चलता है उतना दिमाग उसके बाद नहीं चलेगा, धीरे धीरे प्रमस्तिष्क का आकार होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों थैलेमस की। थैलेमस का क्या कार्य होता है, थैलेमस का कार्य होता है जो अपन ने पढ़ा था, एक तो होती है स्वेदी तंत्रिकाएं और एक होती है प्रेरक तंत्रिकाएं, उनको क्या करना, नियंत्रण करने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, थैलेमस का होता है। स्वेदी यानी संदेश को शरीर की परिधि से मस्तिष्क तक ले जाने वाली, और प्रेरक
मस्तिष्क से संदेशों को कहाँ शरीर की परिधि तक पहुँचाने का कार्य होता है, उस पर नियंत्रण होता है, वो किसका होता है, जो थैलेमस होगा उस थैलेमस का ये भाव होता है। या किसी में भावुकता दिखाते अपन, या भावुकता दिखाते हैं तो उस भावुकता का भी कारण किसका होता है, थैलेमस का ही होता है। भावुकता दिखाने का काम भी किसका होता है, थैलेमस का भी होता है। अगली बात करें अपन कौन सी है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क की अपन भाग की बात कर ली, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, और एक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। हाइपोथैलेमस है दोस्तों, इसका अग्र मस्तिष्क का अगला भाग है अपने पास, वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस होता है, उसका क्या कार्य है, हाइपोथैलेमस होता है ये शरीर के अंदर सबसे, कहने का मतलब महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, मस्तिष्क का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग यही माना जाता है। और इनका अपन बात करें तो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है, वो किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस का। अपना जो तापमान होगा वो अधिक, शरीर का तापमान में बात करूं 37 डिग्री सेल्सियस, या पूरा लिखे तो 36.9 होता है, अपन 37 ही लिखते हैं। या अपन फ़ारेनहाइट के अंदर लिखें तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। या अपन केल्विन के अंदर लिखे 310 केल्विन अपने शरीर का तापमान होता है। इन सारे तापमान का नियंत्रण रखने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। अब बाहर का तापमान मान लो अपने 40 डिग्री के तापमान पर खड़े हैं, लेकिन अपने शरीर का तापमान कितना होगा, 37 डिग्री होगा सामान्यतः। ये काम करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है कि इसको नियंत्रित करके रखे। उसके बाद देखें ये क्या है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, उस ग्रंथि का नियंत्रण करने का काम होता है दोस्तों, वो किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है शरीर के अनेक ग्रंथियों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि का। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रण करने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। इसलिए इस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है, नियंत्रण करने का काम किसका, हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे क्या कहा जाता है अपन, इस ये हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है, इसे अपने मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहेंगे। उसके बाद अपन देखें इसके कार्य क्या है, दूसरे और कार्य क्या है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करने का हो गया। उसके बाद अपने भूख, प्यास, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। या ईर्ष्या, घृणा, किसी से घृणा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं। अपन देखते हैं कोई व्यक्ति अपने पास आता है आग मरे, क्योंकि कभी अपन उससे क्या है, घृणा होने लग गई है। ये काम कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। निंद्रा, निंद्रा तो वैसे पॉन्स की भी थैलेमस भी करवाता है, लेकिन अपन कह सकते हैं निद्रा का काम भी होता है, वो किसका होता है, हाइपोथैलेमस का ही होता है। अब जैसे थकान आती है, थकान आने का भी काम किसका होता है, आलस आना, थकान आती है, अब काम नहीं होता है, ये अपन को कौन कहता है, अब इतना खूब है, इतना काम हो गया खूब है, ये काम सारा का सारा काम करवाने का काम होता है दोस्तों, ये किसका होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। यदि मान लो जैसे दूसरी प्रजनन क्षमता होती है, प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता का विकास भी किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस का। या मनोभावना, मनोभावना भी किसके द्वारा प्राप्त होती है, हाइपोथैलेमस। मनोभावना जैसे मान लो प्रेम, किसी से अपन प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम वाली कहानियाँ होती हैं, वो भी किसका काम होती हैं, हाइपोथैलेमस। किसी से जूते खिलवाती है, वो भी किसका काम होता है। कोई लोग होते हैं ना, जैसे आज तो कि मेरा दिल धड़कला है, मैंने उसको दिल दे दिया, दिल कुछ नहीं, ये काम सारे का सारा दिल किसको, वो हृदय किसको दे सकते हैं, वो तो काम होता है रक्त का पंप करना। अब ये सारा काम कौन, मस्तिष्क करवा रहा है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस होता है, ये काम करवाता है। मनोभावना, किसी से प्रेम वगैरह करना, या किसी से व्हाट्सएप पे बातें करना, नंबर देना, काम सारी जो गलत काम होते हैं, कहने का मतलब वो सारा का सारा कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस ही कराता। मनोभावना पर नियंत्रण करने का काम वगैरह ये सारा का सारा किसका होता है, इसी हाइपोथैलेमस का ही होता है। यदि हाइपोथैलेमस पर अपना कंट्रोल है तो ऐसे काम नहीं होगी, किसी मनोभावना ये हो गई यदि। उसके बाद अपन देखें दोस्तों, ये तो थे अपने पास हाइपोथैलेमस वगैरह किसके भाग थे,
परमस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं यही बता देता हूँ। मध्य मस्तिष्क है, उस मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड होते हैं, 4 पिंड होते हैं। 4 पिंड को क्या कहा जाता है, कोरपोरा, क्वाइडी, जेमिन। क्वाइडी का मतलब होता है 4, जेमिन यानी पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं, 4 पिंड होते हैं। इस प्रकार से मैं बात करूं तो ये 4 पिंड होते हैं, इसके अंदर उपस्थित रहते हैं मध्य मस्तिष्क के अंदर। जो 2 ऊपर के पिंड हैं, इसका काम होता है सुनना। जो नीचे के 2 पिंड होते हैं, इसका काम होता है देखना। इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखना। 2 पिंडों का काम होता है देखना। अब 4 पिंड होंगे मध्य मस्तिष्क में, सिर्फ कॉर्पोरा, क्वाइडो, जेमिन यानी पिंडों के वर्गीकरण कहते हैं। 2 ऊपर के पिंड होते हैं सुनने के लिए, जो सुनने की शक्ति प्रदान करती हैं, ये मध्य मस्तिष्क। आपसे पूछा जाए सुनने का जो केंद्र होता है, स्वर्ण केंद्र, वो कहाँ होता है, मध्य मस्तिष्क। दृष्टि केंद्र कहाँ होता है, मध्य मस्तिष्क। यहाँ से ये तंत्रिका जुड़ी होती है सीधी रेटिना से, आँख के रेटिना से जुड़ी होती है। तो 4 ऊपर के 2 पिंड सुनने के लिए और नीचे के 2 पिंड होते हैं वो देखने के लिए काम में आते हैं। तो ये काम होता है किसका, मध्य मस्तिष्क का काम होता है। सुनने व देखने के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। आगे अपन बात करें मध्य मस्तिष्क के बाद अनुमस्तिष्क। यहां तो होगी परमस्तिष्क। परमस्तिष्क को एक नाम याद रखना बेटा, सेरिब्रम भी कहा जाता है, सेरिब्रम। ये इसे अनुमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिबेलम, सेरिबेलम कहा जाता है। तो आगे अपन बात करें, ये हुए मध्य मस्तिष्क की। आगे बात करें बेटा अनुमस्तिष्क क्या होता है। अनुमस्तिष्क के बारे में बात करें, इधर देखो, अनुमस्तिष्क के बारे में बात करें। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होता है, इनका काम होता है शरीर को संतुलित बनाए रखना, संतुलित बनाए रखना। किसका काम होता है, अनुमस्तिष्क का काम होता है। अनुमस्तिष्क या इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसको सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है संतुलित बनाए रखना, शरीर को संतुलित बनाए। हाथ पैर की गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति शराब सेवन करता है तो उस समय क्या होता है, उसका शरीर का संतुलन खो बैठता है। ये शरीर का संतुलन खो बैठता है मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य नहीं करता है, अनुमस्तिष्क कार्य करना क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। इस कारण वो शरीर का क्या है, संतुलन खो बैठता है। प्रश्न आता है कि शराब का सेवन करने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो प्रभावित होता है, तो कौन सा है, अनुमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क शरीर के संतुलन में सहायक होता है, इसलिए यदि अपन शराब का सेवन करते हैं तो अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है और जिससे अपना शरीर का संतुलन नहीं बनता है। मान लो अपना घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, उसकी जगह अपन को 5 किलोमीटर लगेगा, क्योंकि पीछे पड़ते रहेंगे। 2 पैर आगे जाएंगे, 2 कदम आगे तो 1 कदम पीछे, इस प्रकार के लड़कता हुआ देता है, लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। ये काम किसका, अनुमस्तिष्क। शरीर का संतुलन नहीं रहता। वैसे अपन पढ़ेंगे शरीर का संतुलन रखने के लिए एक और भी पदार्थ होता है, जिस कान के अंदर एक द्रव पाया जाता है, वो द्रव भी शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उसमें कमी होने पर अपन को चक्कर आने लगता है, आता है ना, कभी कभी चक्कर आता है कि अब चल नहीं पा रहे, वो द्रव के कारण आता है। तो शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क भी रखता है और कान के अंदर पाए जाने वाला द्रव भी रखता है। तो मुख्यतः इसका क्या होता है, शरीर के संतुलन बनाए और हाथ पैरों की गति को नियंत्रण करने का, हाथ व पैरों की गति है उस गति का नियंत्रण होता है दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है, हाथ पैरों की गति का नियंत्रण होता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। अगली बात, उसके बाद अनुमस्तिष्क के बाद अगला भाग आता है दोस्तों, कौन सा, इसका भाग आता है पोंछ। पोंछ का क्या कार्य होता है, इधर देखते हैं। अनुमस्तिष्क का भाग आता है अगला दोस्तों, वो होता है पोंछ। पोंछ का काम होता है मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को क्या करना, आपस में जोड़ कर रखने का काम होता है, वो किसका होता है, पोंछ का होता है। मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को आपस में जोड़ कर रखने का कार्य करने का काम होता है, वो पोंछ का होता है। मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं, यानी मैं कह सकता हूं मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना
किसका काम होता है? पोन्स का होता है। मस्तिष्क के जितने भी भाग हैं उन सारे भागों को आपस में जोड़ने का काम होता है वो पोन्स का होता है। उसके बाद आता है अगला भाग आता है अपने पास, कौन सा है? मध्यांश। कौन सा आता है दोस्तों? मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मध्यांश आता है। मध्यांश या मध्यांश को अपन किस नाम से जाना जा सकते हैं? मध्यांश को कह सकता हूं मैं मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? मैं बात करूं, मध्यांश का मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है जो कहां से जुड़ा होता है? मैंने यहां बताया था, जो जुड़ा होता है किससे? मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का सबसे पीछे के भाग होता है ये। इस भाग को अपन क्या कहा जाता है? मध्यांश या मेरु, ये मध्यांश या मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका कार्य होता है दोस्तों अनैसिक क्रियाओं का, अनैसिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो कौन है? अनैसिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है वो कौन है? मध्यांश है दोस्तों। कौन है? मध्यांश है। वो अनैसिक क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र कहा जाता है मध्यांश को या मेडुला को। अनैसिक क्रिया जैसे हृदय का धड़कना, पाचन दर, श्वसन दर, पाचन एंजाइमों का निर्माण होना, आंख की पुतली का टिमटिमाना, ये सारे के सारे क्या है? हृदय की धड़कन है, रक्त का चाननी, वक्र का कार्य वगैरह, ये सारे के सारे इन पर नियंत्रण होता है वो किसका होता है दोस्तों? मध्यांश का होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। वो सारे के सारे अनैसिक क्रियाएं जितनी भी है शरीर के जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता, अपने आप चलती है, वो चलाने का काम होता है वो कौन करता है? मध्यांश करता है। इसलिए तो हृदय का क्या है? कार्डियक सेंटर होता है वो किसे कहा जाता है? मध्यांश को कहा जाता है। हृदय की गति को उत्पन्न करने का काम होता है वो मध्यांश का होता है। तो ये सारे अपने पढ़े थे, आज मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे। तो मस्तिष्क से संबंधित कुछ बीमारियां भी होती हैं, किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर अपन मेरु रज्जु और मस्तिष्क की बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो अपने मेरु रज्जु के ऊपर रखेंगे।